शेखावत जी नाराज क्यों हैं? क्या बात है आखिर? ये जो घटना तोमर बंधु परिवार के साथ घटित हुई है, जो इज्जत पे हाथ डालना, इस तरह से जुलूस निकालना, तोमर बंधुओं पे जो भी इल्जाम लगे हैं या जो भी फरियाद दर्ज हुई है, वो एक अलग विषय है। सवाल ये है साहब कि अचानक से एक अंडे का ठेला चलाना, आखिर इतनी संपत्ति कैसे? आपको पता है नरेंद्र भाई मोदी प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे, पता है आपको? जब नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो हमारे, वो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते बेचते है ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक अंडे का ठेला चलाने वाला क्या करोड़पति नहीं बन सकता? तो नरेंद्र मोदी पर क्या बलात्कार या डकैती ये सब आरोप लगे हैं क्या? अरे साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, ऐसे सामाजिक आगेवान को पुलिस इस तरह से है ना बर्बरता से अपमानित करती है, स्वाभिमान पे प्रहार करती है, तो आम नागरिक तो किसी गिनती में आता ही नहीं है। सोनी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये जो सत्ता का दुरुपयोग है रोको। आज ये परिवार है, कल आपका परिवार है, परसों इसका परिवार होगा, मैं वो रोकना चाहता हूँ। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो मीडिया वाले? आप इस चीज को समझो कि ये जो तरीका है ये गलत है। तो देश के युवा है, छोटी मोटी गलतियां हो गई और हो भी गई है तो न्यायालय उसको सजा देगा। अच्छा, ये छोटी मोटी गलतियां हैं, हत्या, ब्लैकमेलिंग की छोटी मोटी गलतियां हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर से ज्यादा कहीं ना कहीं रोहित तोमर पर ज्यादा आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप। तो आप क्या समझ रहे हैं, दोनों को एक ही पाले में बिठाएंगे या दोनों अलग अलग पहलू है कि कौन किसके पचड़े में फंस रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो डॉक्टर राज सिंह शेखावत का क्या स्टांस रहेगा? यदि उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो सर न्यायपालिका बैठी, मैं आपको समझा रहा हूं। आप वहीं पे आप रहिए ना सर, आप प्रेशर न्यायपालिका है तो वो करेगी, आप उनको डिफेंड करते हैं जी, आप उनको अभी से डिफेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं न्यायपालिका, मैं डिफेंड कहां किया साहब? मैं तो आपको कहता हूं न्यायपालिका उनके आरोप सिद्ध कर दे और डाल दे जेल में, टांग पे। राज शेखावत नहीं आएगा स्टिल लेने के लिए। राज सिंह शेखावत के एक बयान से और बवाल मचा जब आपने कहा कि 5 करोड़ रुपए किसी मंत्री और सांसद ने मांगे हैं, तो आखिर इतना कुछ हो रहा है तो आप वो वीडियो क्यों नहीं स्टिंग ऑपरेशन का वायरल कर देते? ये बड़ा सवाल अब है। अभी कौन है बता दीजिए, कौन नहीं है? बिल्कुल नहीं सब, अभी हम नहीं चाहते किसी का भविष्य खराब हो। हमने सिर्फ उस तक मैसेज पहुंचा दिया है कि भाई डील तो आपने कर ली, पर डील को आप पूरी तो करते हैं। डील हो जाती है, 30 लाख ले भी लिया जाता है, इनको न्याय भी नहीं मिलता है और तो और पैसा भी नहीं देते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो 5 करोड़ रुपए की बात क्यों हुई और आपने 30 लाख रुपए क्यों दिया? अब बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं दिया जा सकता ना, अगर 28 लोग हैं लिस्ट में और 28 लोग आरोप लगा रहे हैं और भी ऐसे ये बलात्कार बहुत सारे आरोप हैं, तो उन आरोपों के बुनियाद पर वीरेंद्र सिंह तोमर को आदतन बता करके उनका जुलूस निकाला गया पुलिस के द्वारा। इनका जांच के बाद इनका फर्ज बनता है उस जांच को और जो जिस पे फरियाद हुई उसे कोर्ट में हाजिर किया जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा साहब जिस तरह से इज्जत पे हाथ डाला गया एक छतरानी की, वो कतई बर्दाश्त नहीं है हमें। आपकी क्षत्रिय महिलाओं का दामन है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का दामन का क्या? वो छतरानी की अस्मिता पर, इज्जत पे जो इन्होंने हाथ डाला ना साहब, और उसके बाद वो पुलिस अधिकारी ऐसा बोलता है कि तेरे से हो कर लेना, तो साहब उसको बताएंगे 7 तारीख तक कि हम आएंगे एसपीटीआई के घर में। क्यों नहीं भाई, सिंपल लॉजिक है। एसपी साहब ने कहीं आदेश दिया होगा तभी तो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई होगी। और हमारी बहन बेटियों पे ये पुलिस अधिकारी जो है, जो चंद पुलिस अधिकारी पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब तो मिलेगा और बहुत ही आक्रामकता से जवाब मिलेगा इन लोगों को। माननीय हमारे गृह मंत्री साहब जो है, जिन्होंने गिरोह शब्द का उपयोग किया था और उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट उन्होंने बदला, हमें अच्छा लगा। तो वो इन पुलिस कर्मियों को बचाव ना करें। इनको यदि बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक का जो है ना, शक का जो दायरा है वो गृह मंत्री साहब पे भी जाएगा। गृह मंत्री साहब भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं हमें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आपका होस्ट रोहित सोनी और द पीएस शो, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं। तो आज का जो विषय है, आज के जो गेस्ट हैं,
बेहद अलग है। द पीएस शो में उनका एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मैं आपको आज अपने शो में दिखा रहा हूँ। तैयार रहिएगा क्योंकि वो बहुत खाटी है, वो बोलने में भी बहुत तेज तर्रार है। उनके कड़वे बोल छत्तीसगढ़ के शासन के प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति को भी तीखे लग रहे हैं और अपने न सिर्फ बोल से उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो शांति है वो उन्होंने भंग कर दी है। और आज जो ठंडा पड़ा हुआ मामला था, जो कि मैं बात कर रहा हूं तोमर बंधु को लेकर के, वो तोमर बंधु का मामला फिर एक बार छत्तीसगढ़ में हंगामा मचा रहा है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मैं सीधे लिए चलता हूं उनके पास में। हमारे पॉडकास्ट में हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी। डॉक्टर राज सिंह शेखावत, जय करनी माँ। जय करनी माँ, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। क्या बात है, आपने जय जोहार जय छत्तीसगढ़ कहा। क्यों नहीं कह सकते? पूरा भारत एक है और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक इस देश का हिस्सा है। और यदि वो प्रदेश वाइज यदि किसी को मानते हैं, सम्मान देते हैं, पूजते हैं, तो उसका सम्मान करना हम सबका दायित्व बनता है। तो मैं जो सही हो रहा है वो मैं करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। आप शेखावत जी नाराज क्यों हैं? आपको देखते हैं हम लोग वीडियो में एकदम ज्यादा ब्लंडर तरीके से बोलते हैं, क्या बात है आखिर? सोनी साहब, मैं आपसे पूछूं मैं, हाँ जी, ये जो घटना तोमर बंधु परिवार के साथ घटित हुई है, जो इज्जत पे हाथ डालना, फिर इस तरह से जुलूस निकालना, ये यदि किसी दिन आपके परिवार के साथ होगा तो आपकी प्रतिक्रिया मैं अवश्य जानना चाहूंगा और ये अवश्य बताना मुझे, क्योंकि तोमर बंधुओं पे जो भी इल्जाम लगे हैं या जो भी फरियाद दर्ज हुई है वो एक अलग विषय है, लेकिन सत्ता का जो दुरुपयोग किया गया है उसका विरोध है। आप अब मुझे पूरा सुन लो साहब, आप मुझे पूरा सुन लो, बिल्कुल, फिर आप प्रश्न करना, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई सच्चाई की है। मां करणी का ये संगठन है और सच्चाई के साथ खड़ा है और वो मां करणी का एक भक्त है और जिस भक्त पे लगातार उसके परिवार पे सरकार और प्रशासन के द्वारा प्रहार किए जा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, एक व्यक्ति विशेष, उसका दोष इतना कि उस पर फरियाद दर्ज हुई है, ठीक है सोनी साहब। अब फरियाद दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है और उसका जुलूस निकाला जाता है। अरे जुलूस किस संविधान में लिखा है हमें बताएं। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा जिस तरह से ये महिमा मंडल किया जा रहा है वो भी बड़ा दुखदाई है। क्योंकि मीडिया की मैं बहुत इज्जत करता हूं। करणी सेना को डे वन से आज तक मीडिया ने बहुत साथ सहकार दिया है। मैं मीडिया का कभी विरोध करता ही नहीं और मैं आगे भी करूंगा क्योंकि कर्ज है मेरा उन पर। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप मीडिया ट्रायल प्लीज ना करें किसी भी ऐसे मामले को जिस मामले पे फरियाद हुई हो, क्योंकि न्यायपालिका इस देश में है। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय, सब न्यायालय इस देश में है। जज बैठे हैं और जज का दायित्व है कि वो सही है या गलत है वो सुनिश्चित करें। अब जिस घटना में लगातार पुलिस प्रशासन अपराधी 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 कह रहा है तोमर बंधुओं को, लगातार पुलिस प्रशासन भी यही कह रहा है, सरकार भी यही कह रही है, मंत्री भी महोदय यही कह रहे हैं और मीडिया भी उसको ट्रायल कर रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं, आप इनके जो वकील हैं उनसे मैं अभी आपको कुछ देर बाद बात कराऊंगा। मैं बिल्कुल जो मौजूदा परिस्थिति है जितने भी केस में वो आपको बताएंगे मौजूदा परिस्थिति क्या है। तो मेरा इतना ही कहना है कि यदि कोई फरियाद हुई है तो वो विचाराधीन है न्यायालय में, न्यायालय उसका निर्णय करेगा। तो जब तक न्यायालय निर्णय नहीं करता तो वो अपराधी नहीं घोषित होता। यदि ऐसा ही है, यदि एफआईआर होने पे वो अपराधी हो जाता है तो साहब कई ऐसे मंत्री हैं इस छत्तीसगढ़ की सरकार में भी है और केंद्र में भी है जिन पे कई सारे केस लगे हुए हैं लेकिन वो केस सिद्ध तो नहीं हुए। तो फिर आप कैसे अपराधी कैसे? मेरा जो आपसे जो मेरा कहना है यही कहना है कि हमारी जो लड़ाई है वो जो असंवैधानिक जो कार्य इनके द्वारा किया गया, जो संविधान के पालक हैं
उनके रक्षक है, उनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया, उन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। और जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर को उस तपतपती धूप में नंगे पैर रोड पे चलाया गया, और जब वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, पानी मांगता रहता है तो कोई पानी नहीं पिलाता है, और उसके बाद दुख की बात तो यह है कि इतनी निर्दयता, उस व्यक्ति के पैर पे पैर रख के उसे खड़ा किया जा रहा है। तो हमारी उस जो क्रिया ये पूरी हुई, उस क्रिया के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उसकी जांच हो और उन सभी को संविधान के दायरे में कानूनी कार्रवाई में लिप्त किया जाए। यह हमारी मांग। दूसरी मांग जो हमें जानकारी मिली परिवार से कि जो छोटी बहू है जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके साथ कस्टडी के दौरान मतलब अश्लील हरकतें की, उसकी इज्जत पे एक व्यक्ति द्वारा हाथ डालना बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो भी एक पुलिस अधिकारी है, योगेश कश्यप, ठीक है, टीआई है। और इस हद तक वो व्यक्ति गिर गया कि उसने हमारे क्षत्रिय समाज की बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला। साहब कोई बर्दाश्त करेगा क्या? इसीलिए हम मैदान में आए हैं कि भाई यदि कोई फरियाद दर्ज हुई है किसी व्यक्ति पे तो न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय ले। यदि वो दोषी है तो चढ़ा दे फांसी पे, राज शेखावत उनके लिए नहीं खड़ा होगा। लेकिन जब दोषी ही नहीं है और आप उनको अपराधी बता रहे हो, और साथ ही साथ मंत्री महोदय भी अपराधी बता रहे, और यह कह रहे हैं कि भाई जो संगठन उनको समर्थन कर रहा है वो संगठन गिरोह की परिभाषा में आता है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि साहब गिरोह की परिभाषा में ये जो पवित्र संगठन है, मां करणी का संगठन है, करणी सेना है, कैसे आएगा? जबकि हम तो सनातन धर्म के रक्षक हैं। हमारे पूर्वजों ने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए परिवारों का बलिदान कर दिया। तो कुल मिला के सारा घटनाक्रम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब जवाब देना होगा। और जब मैंने जवाब दिया, और जवाब देने का हमारा तरीका यही है, सिंपल बात है, यदि कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो हम उसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसी के वहां जाते हैं। और हमने वही तो कहा कि भाई आप घर में घुसे, घर की माता बहन बेटियां बहनें बच्चों को आपने हैरान परेशान किया, तो आपने परेशान किया तो आप तो 200 पुलिस वाले लेके घुसे थे, हम 2 लाख लोग लेके आपके घर पधारेंगे और आपसे हमारी जो मांग है उस मांग को मनवाएंगे। गलत क्या कह दिया मैंने? जो आपने विषयों की बात कही, हम पूरे पॉडकास्ट में जो आपने गिरोह की बात की और भी सारी चीजों की बात की हम करेंगे सिलसिलेवार। लेकिन आप संविधान की आप बात की, आपने, आपको संविधान पर पूरा भरोसा है और उसे मान करके ही आप अपने संगठन को चला रहे हैं, आपको कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बताइए साहब, हम अगर सबसे पहले संविधान के आपकी बातों पे आए तो आप किस चीज को लेकर के नाराज है? मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है, मैं बता रहा हूं, मेरी बात समझिएगा कि किस चीज को लेकर नाराज इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या तोमर बंधुओं के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उससे आप नाराज हैं? क्या उनकी महिलाओं के साथ में जो अभद्रता की गई उससे नाराज हैं? और किस चीज से नाराज है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो उनका कारोबार था उसके चलते अब या ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर केसेस दर्ज है, तो आप किसको लेकर के नाराज है एक्चुअल में? या फिर आपको इन आरोपों से कोई दिक्कत नहीं है? मुझे बताइए सर, हाँ। ये जितने भी इल्जाम आप बता रहे हैं कि लगे हैं उन पे, एक भी सिद्ध हो गया क्या है? एक भी सिद्ध हो गया क्या? मैं पूछ रहा, अरे आप मुझे, मैं आज तक मीडिया का काम है सोनी साहब, सोनी साहब, तो प्रश्न वो पूछो जिस प्रश्न में तथ्य हो। अब मैं बताऊं आपको सोनी साहब, मैं कल आप पे एक एफआईआर कर देता हूं, ठीक है, कि सोनी साहब ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो गई, है ना। अब उसका निर्णय तो न्यायपालिका देगी ना, इसका मतलब ये तो नहीं कभी आप अपराधी हो गए। तो मेरा कंसर्न इतना है कि मुझे इन पे जो एफआईआर हुई है या जो भी फरियाद दर्ज हुई है उसको लेके कोई प्रश्न कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपत्ति होगी? भाई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे जो जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जब इनकी गिरफ्तारी एक केस में हुई तो उसके बाद इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे लोगों को बोला कि आओ हमारे पास आओ और इस व्यक्ति के खिलाफ में फरियादें करो। तो साहब ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि भाई ऐसी तो क्या आप लोगों को आवश्यकता पड़ गई कि आप फरियादों को बुला रहे हो, आओ और फरियादें करो। यानी कहीं ना कहीं आपने व्यक्तिगत तोमर बंधुओं को टारगेट किया। अब टारगेट क्यों किया वो मीडिया को जानना अति आवश्यक है, और उसके लिए मीडिया के पास तो साधन संसाधन है, सरकार है, प्रशासन है, वो लोग हैं जिन्होंने ये किया, जाके बात करो
कि भाई ऐसा तो क्या हुआ कि आपने पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं उनको ये बोला कि आओ और इसी पुलिस थाने में हमारे को फरियाद दो। यानी साहब आप जब इसके डीप में जाओगे ना साहब, इसमें एक ही है कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। अब षड्यंत्र क्यों हुआ है वो आपका विषय है, आप जानो, लेकिन दुख इस बात का है और हमारी जो लड़ाई है वो इस बात की है। मैं नाराज इसलिए हूं क्योंकि जिस तरह से इज्जत पे हाथ डाला गया एक छतरानी की, वो कतई बर्दाश्त नहीं है हमें। दूसरी बात कि जिस तरह से अमानवीय बर्ताव उस व्यक्ति के साथ गया जो इनके कैद में है, ठीक है, जिस पे अभी अपराध साबित नहीं हुआ है लेकिन उस पे फरियाद हुई है, तो उस दो विषय को लेके हमें नाराजगी है। उसी दो विषय को लेके हम लोग 7 दिसंबर के रोज यहां पर रायपुर में पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान तथा नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं 7 तारीख को पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति दर्ज करेगा और इस परिवार के साथ जो भी अन्याय हुआ है उस अन्याय को न्याय के साथ परिवर्तित करके ही मैदान छोड़ेगा। तो हमने जो बात आपसे बताई कि किस वजह से हमारे में नाराजगी है वो आप समझ गए होंगे। बाकी रहा यदि इन पर फरियादें हुई है तो वो न्याय का विषय है, न्यायपालिका का विषय है, इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका इन्हें सजा देती है तो साहब इनको चढ़ा दो सूली पे। मैं खुद बोलता हूं यदि इन्होंने गलती किया, न्यायपालिका उनको यदि मुलजिम स्वीकारती है तो चढ़ा दो ना साहब, राज शेखावत नहीं आएगा। लेकिन साहब यदि अभी तक जो भी आरोप है वो सिद्ध हुए नहीं है तो हमें उनको अपराधी नहीं कहना चाहिए। शेखावत जी एक आरोप नहीं है, मीडिया का एक काम है प्रश्न पूछना, बात समझिए कि एक आरोप नहीं है, कई आरोप है। एक आपने कहा कि आप मेरे ऊपर आरोप लगाए तो एक को गलत कह सकते हैं, 2 को गलत कह सकते हैं, बहुत सारे FIR है और 2006 से है, तो हम क्या कहेंगे इसे? साहब मैंने आपसे क्या कहा? हाँ देखो मैं आपको फिर एक बात समझाता हूं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना हो ना साहब, वो भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि संविधान उनके हाथ में है और उनके पास सारे साधन संसाधन है। और हो सकता है कि इन्होंने गलतियां की भी हो और यदि गलतियां की है उसके सामने फरियादें दर्ज हुई है। अब जब फरियाद दर्ज ही हुई है तो वो काम तो हो गया, भाई इन्होंने गलत किया ही दी तो अगले ने फरियाद कर दी, करने के बाद अब पुलिस ने गिरफ्तारियां भी कर दी, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद इन्होंने कोर्ट में पेश भी कर दिया, कोर्ट से ये जेल में भी चले गए और जेल से फिर जमानत पर रिहा भी हो गए। यानी कुल मिला के आप समझिए जो एक प्रोसीजर होना था डे 1 से अभी तक का वो हो चुका है। और यदि प्रेजेंट पोजीशन हमें जाननी हो तो मैंने कहा मैं वकील साहब का नंबर दूंगा या मैं आपको फोन पे लगा के दे दूंगा, आप उनसे जान लो ताकि ये क्लियर हो जाए पूरे देश के लोगों के लिए कि यार उस पर जो केस हुए उसमें कई केस में तो बरी हो गया है। कि आपको बहुत लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं आपको, फेसबुक में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं और आप करणी सेना के प्रमुख भी हैं क्षत्रिय समाज के, तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि क्षत्रिय समाज जो है एक तरफ और जो बाकी समाज की जो महिलाएं हैं वो भी आपसे आस लगाए बैठे हैं कि साहब हमारे बारे में भी कुछ अच्छा बोल दें। हम जो पीड़ित थे, चाहे वो कोई भी आरोप लगे हों, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, आपने कहा कन्विक्शन वाली बात आपने कही, लेकिन कन्विक्शन से पहले जो गंभीर आरोप लगे तो आपका व्यक्तित्व तो वो भी जानने के लिए क्या करणी सेना के ऊपर प्रश्न ही उठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके संगठन के ऊपर कोई डेंट वाली बात तो नहीं होगी। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे कहा यदि उन बहनों के साथ गलत हुआ है और न्यायपालिका इनको फांसी की सजा देती है तो राज शेखावत विरोध में नहीं आएगा, समझ गए? देखो जो कार्रवाई उन्होंने करनी थी वो उन्होंने कर ली, ठीक है। अब न्यायपालिका के पास विचाराधीन है सारे के सारे केस। मैंने क्या कहा, उन बहनों का मैं विरोध नहीं कर रहा, अब उन बहनों ने यदि न्यायपालिका में अपनी बात रख दी है तो न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार करे, उनको न्याय मिलता है, मैं कभी विरोध करूं। लेकिन ये जो घटना ये पूरी आप समझिए, मेरा विरोध किस चीज का, जो छतरानी की अस्मिता पर हाथ डाला ना साहब, और उसके बाद वो पुलिस अधिकारी ऐसा बोलता है कि तेरे से हो कर लेना, तो साहब उसको बताएंगे 7 तारीख तक दी कि हम आएंगे एसपीटीआई के घर में, क्यों नहीं भाई, सिंपल लॉजिक है। एसपी साहब ने कहीं आदेश दिया होगा तभी तो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई होगी, या उनके ऊपर भी किसी ने उनको आदेश दिया होगा, उनके ऊपर भी किसी ने आदेश दिया होगा। हमने इसलिए तो SIT की बात की, हमने कहा एक SIT का गठन हो और SIT के माध्यम से प्रॉपर जांच हो कि ये पूरा घटनाक्रम जो चला है इसमें कौन कौन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्वॉल्व है, उनके सामने कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो, उनका निलंबन हो। हमने ये मांग की है और इन मांगों को 7 तारीख से पहले यदि सरकार समझ लेती है, मान लेती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो फिर 7 तारीख को मनवा लेंगे।
भाई लाखों की संख्या में आके मनवाने की ताकत भी हमारी है। आर पार के लिए उतरेंगे। ये देखो क्षत्रिय ना कभी भी इज्जत पे हाथ बर्दाश्त नहीं करता। मैं फिर कहता हूं इज्जत पे, स्वाभिमान पे हम क्षत्रियों ने कभी है ना हाथ बर्दाश्त नहीं किया है। और आप जानते हैं कि क्षत्रियों का इतिहास है, स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपने अपने परिवार भी बलिदान दे दिए साहब, इस देश के लिए बलिदान दे दिया। अखंड भारत के रचयिता हम, और हमारी बहन बेटियों पे ये पुलिस अधिकारी जो है, जो चंद पुलिस अधिकारी हाथ डालने की इज्जत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जवाब तो मिलेगा और बहुत ही आक्रामकता से जवाब मिलेगा इन लोगों को। हम सुने हैं, आपसे मैं वो भी सवाल पूछना चाह रहा हूं कि वीरेंद्र सिंह तोमर से ज्यादा कहीं ना कहीं रोहित तोमर पर ज्यादा आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप। तो आप क्या समझ रहे हैं, दोनों को एक ही पाले में बिठाएंगे या दोनों अलग अलग पहलू है कि कौन किसके पचड़े में फंस रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो डॉक्टर राज सिंह शेखावत का क्या स्टांस रहेगा? मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बताता हूं। हाँ, यदि न्यायपालिका उन्हें दोषी जाहिर करती है साहब, तो राज शेखावत बिल्कुल उनके समर्थन में न कभी आएगा, न कभी सोच सकता है। जिस व्यक्ति ने यदि गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो राज शेखावती क्यों ना हो। लेकिन जब तक सजा ना मिले तब तक तो उसे बदनाम हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे भी आग्रह है। क्योंकि जहां तक मुझे सूचना मिली है कि एक जो रोहित पे कहीं वो केस हुआ था, वो तो खत्म हो गया वो केस, तो उसमें तो 22 बरी हो गया वो व्यक्ति। तो आज भी मीडिया वाले, पुलिस वाले लिस्ट लेके बैठे थे मेरे सामने कि साहब देखिए रोहित ने किया ये किया। पर साहब ये जो केस हो तो खत्म हो गया, फिर आप क्यों लेके बैठे हो? यानी सिंपल बात है सर, राजनीतिक किन्नाखोरी का भोग इस देश का कोई भी व्यक्ति बन सकता है। उसे रोकने के लिए, प्रशासन के इस प्रताड़ना को रोकने के लिए कि भविष्य में ये प्रताड़ना छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक के साथ ना हो, ये करनी सना मैदान। सवाल ये है साहब कि अचानक से एक अंडे का ठेला चलाना, आरोप ये लग रहा है कि अंडे के ठेले से वीडियो वायरल हो रहा है कि एक अंडे का ठेला चलाने वाला आखिर इतनी संपत्ति कैसे, क्या बिजनेस है, इसलिए आरोप लग रहे हैं जो आप आरोपों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, वही है ना? आपको पता है नरेंद्र भाई मोदी प्लेटफॉर्म पे चाय बेचा करते थे, पता है आपको? मालूम है आपको? पता है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो हमारे, वो प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते बेचते है ना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक अंडे का ठेला चलाने वाला क्या करोड़पति नहीं बन सकता? तो नरेंद्र मोदी पर क्या बलात्कार, हत्या, डकैती ये सब आरोप लगे हैं क्या? अरे साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है और वो व्यक्ति हर महीने खारून गंगा की आरती के माध्यम से सनातन धर्म की पूजा अर्चना कर रहा है। वो व्यक्ति क्षत्रिय करणी सेना का संस्थापक में से एक है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष है। ऐसे सामाजिक आगेवान को पुलिस इस तरह से है ना बर्बरता से अपमानित करती है, स्वाभिमान पे प्रहार करती है, तो आम नागरिक तो किसी गिनती में आता ही नहीं है सोनी साहब। आप समझो, हम इसलिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस तरह से ये जो घटना हुई है, ये घटना भविष्य में किसी के साथ ना हो, ये उसी विजन का एक मिशन है और उसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। चलिए, मानते हैं आपने बदसलूकी को लेकर के इतना हंगामा किया, ठीक है, पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई एक बार इस घर के सामने जहाँ पे हम बैठे हैं, एक बार कल मीडिया का ये काम है, जैसे आप अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं उतने ही एग्रेशन से निभाते हैं। आप कहते हैं कि इनको ठीक से भाषा समझ में नहीं आती, इनको टेढ़ा बोलना पड़ता है। तो मीडिया वालों का भी काम है। हमारे एक IBC 24 के पत्रकार का हमने वीडियो देखा जिसमें उनके साथ करणी सेना के लोगों ने यहाँ तक कि माइक भी छीनने का प्रयास किया। कहाँ की बात? कल की बात है शायद, कल आप गिरफ्तारी दे रहे थे तब करणी सेना, वो वीडियो भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, उनका माइक छीनने का प्रयास किया गया। देखो ऐसा है, मैंने क्या कहा कि जो मीडिया है ना, बहुत बड़ा कर्ज है हमारे मीडिया का। मैं कभी मीडिया का विरोध नहीं करता, और यदि ऐसी कोई घटना हुई भी है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मीडिया जितनी भी है छत्तीसगढ़ की, उनसे क्षमा चाहता हूँ। यदि कहीं हो भी गया है तो मैं इस संगठन के मुखिया के नाते मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं मेरे सभी करणी सेना से आग्रह भी करता हूँ कि मीडिया जो है वो हमारी शुभचिंतक रही है,
सनातन धर्म के लिए वो हर वक्त हमारे साथ खड़ी हुई है। तो मीडिया से हम लोग घर्षण नहीं करेंगे, और यदि कहीं हो भी गया है तो मैं दिल से मीडिया के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, इन्हें माफ़ करें और मुझ पर विश्वास रखें। आपके साथ कभी भी इस तरह का व्यवहार भविष्य में नहीं होगा। ये जो आपने बोला, ये घर के सामने वाली बात आपने की साहब, अब मैं बताऊं साहब, वो जो व्यक्ति विशेष या जो महिला थी, हाँ। जो महिला इस घर के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, वो अभद्र शब्दों का उपयोग कर रही थी, ऐसा हमारी महिला Actually में राष्ट्रीय दो चीजें हैं। डेलीगेशन। मेरी बात सुनिए, शायद आप करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, मुझे खत्म होने वो दो। दो अलग अलग है, दो महिला अलग अलग है। जो एक आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मिरर छत्तीसगढ़ की सोमा देवांगन है, जो मेरे साथ अभी पॉडकास्ट में ही मैंने उनसे सवाल पूछा था, वो अलग है। नहीं, उनको तो और एक जो थिया छत्तीसगढ़ करके है, उसकी महिला आई थी, तो शायद आपकी कोई वकील महिला थी। अरे साहब, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ मूवमेंट था। एक तो क्या परिवार परेशान था, लगातार मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, उसको क्या है, उनकी जो पूरी की पूरी इज्जत को ऐसी की तैसी वो नीलाम कर रहे थे। तो भी मेरी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष डेलीगेशन के तौर पे आई थी, और सभी सीनियर अधिकारियों से मुलाकात भी करके आई, और अपनी बात भी रख के आई। और यहाँ पहुंचने पे उन्होंने देखा कि मीडिया वाले फिर लगे पड़े, तो उन्होंने आके उनसे पूछ लिया कि भाई आप ये सब बंद करो, यहाँ मत करो। तो उनसे थोड़ी बहस हो गई, कहा सुनी हो गई, और कुछ ऐसे शब्द उस बहन ने कहे जैसा मुझे बताया, तो उसमें कहीं ज़्यादा माहौल बन गया। फिर वो जो भी है केस हुआ, हमारी जो महिला राष्ट्रीय अधिवक्ता भी है उन पे केस। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा संगठन भी अनुशासन में रहे, और हो सके तो जितना हो सके मीडिया से घर्षण से दूर रहे। मीडिया हमारी शुभचिंतक रही है सालों से, फिर भी कहीं हो गया है तो मैं उसके लिए दिल से राज सिंह शेखावत के एक बयान से और बवाल मचा, जब आपने कहा कि 5 करोड़ रुपए किसी मंत्री और सांसद ने मांगे हैं, तो आखिर इतना कुछ हो रहा है तो आप वो वीडियो क्यों नहीं स्टिंग ऑपरेशन का वायरल कर देते? ये बड़ा सवाल है। अब सवाल तो आप करें, कोई आपत्ति नहीं है। समय आने पे वो सारे के सारे जितने भी हमारे पास प्रूफ है, वो सारे के सारे आप तक पहुंचाए जाएंगे। अभी समय नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, अभी हम नहीं चाहते किसी का भविष्य खराब हो। हमने सिर्फ उस तक मैसेज पहुंचा दिया है कि भाई डील तो आपने कर ली, आप मौजूदा सरकार के सांसद भी हो, डील आपने कर ली, पर डील को आप पूरी तो करते। आपने जब डील कर ली 5 करोड़ में कि भाई 5 करोड़ दे दो, और पहली किस्त 50 लाख की दे दो, उसमें 30 लाख आपको मिल भी गए, बाकी 20 भी बेचारे कहीं से करके देते हैं आपको, ठीक है, 50 लाख वो मिल जाते हैं। लेकिन आपने उसके बावजूद भी ये जितनी भी कार्रवाई हो रही थी पुलिस प्रशासन की या जो भी कार्य, उस कार्य को रोका तो नहीं। तो जब रोकोगे नहीं तो ये तो पैसा वापस मांगेगा ना। वो पैसा भी आज तक वापस नहीं किया। चलो कोई नहीं, आपने नहीं किया कोई बात नहीं, पैसा तो वापस कर दो। तो माननीय सांसद महोदय के कोई साथी परिवार से मिलते हैं और दिल्ली ले जाते हैं, इनके लोगों को दिल्ली मिलाते हैं, उनके घर पे ले जाते हैं, वहां बैठ के बात करते हैं, यहाँ घर पे बैठ के बात करते हैं, बंगले पे बैठ के बात करते हैं, डील हो जाती है, 30 लाख ले भी लिया जाता है, इनको न्याय भी नहीं मिलता है, और तो और पैसा भी नहीं देते हैं। तो जब आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, तो 5 करोड़ रुपए की बात क्यों हुई और आपने 30 लाख रुपए क्यों दिया? ये उनके लिए एक मैसेज था कि भाई न्याय दो, आप सांसद हो, ऊपर बात कर लो, ठीक है, कैसे भी करो, आपका मन है। आपने कितना समय दिया है उनको? ये समय तो क्या है, ये 7 तारीख तक सब सल्टा देंगे। 7 तारीख तक सबका हिसाब हो जाएगा। होने वाला है 7 को सब कुछ सारे चिट्ठे खोल दिए जाएंगे सब। 7 तारीख तक न्याय नहीं मिलता है तो 7 तारीख को यहाँ पे आप देखना इतिहास रचा जाएगा साहब। कुछ चीजें ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हम प्रैक्टिकल बता देंगे हम क्या करने वाले 7 तारीख को यहाँ पे। और प्रैक्टिकल इसलिए बताना चाहते हैं कि 7 तारीख हमें न्याय या तो दे देवे। हमने इनको आवेदन भी पहुंचाए हैं, उसमें मांगे रही है, हमने आवेदन सरकार तक पहुंचाए, और भी पहुंचा रहे हैं हम आवेदन। और भी क्षत्रिय संगठन हमारे साथ है, यानी यहाँ के मैक्सिमम क्षत्रिय संगठन के जो प्रमुख है वो हमारा समर्थन कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, हमें साथ सहकार दे रहे हैं। पूरे भारत वर्ष से क्षत्रियों का भयंकर आक्रोश आ रहा है। मान रहा हूँ समर्थन होगा, पूरा समर्थन है। और उस दिन वो महिलाएं हैं वो भी आपके तरफ देख रही हैं। नहीं तो मैंने कहा मना किया, जिनका मंगलसूत्र जिनके मांगे उजड़ गई है, तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी आप पॉडकास्ट लेंगे, क्योंकि हमने एक पोस्टर वायरल किया था कि हम आपका पॉडकास्ट ले रहे हैं करके, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शेखावत साहब के पास जरूर ये सवाल पूछिएगा कि मेरा मांग अगर उजड़ा है, मेरा मंगलसूत्र अगर खो गया है, मेरा मंगलसूत्र बेचना पड़ा मुझे और मेरी सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में गंवा दी, तो शेखावत साहब क्या हमारे लिए भी खड़े रहेंगे? शेखावत जो है माँ करणी का भक्त है, और जब भी कहीं अन्याय होगा तो वो न्याय के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन मैं एक और
आपको सफाई दे दूं इस विषय पे कि जिनके साथ भी अन्याय हुआ, जैसा आपने बताया कि माताओं बहनों के साथ अन्याय हुआ और उन लोगों ने पुलिस प्रशासन में अपनी फरियाद दी, ठीक है, वो फरियाद जो उन्होंने दी है उस फरियाद पे उनको न्यायपालिका को देना है और न्यायपालिका जब इनको दोषी करार दे देती है तो मैं बहनों से कहता हूं ये राज शेखावत इनकी है ना, इनके स्टैंड में नहीं आएगा। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, स्टैंड में राज शेखावत नहीं आएगा। मैं अभी आया हूं तो सिर्फ ये 2 मुद्दे पे आया हूं, जो एक अमानवीय बर्ताव और एक इज्जत पे हाथ डालना। बाकी इन पे जो एफआईआर अच्छा, आप 2 मुद्दों के लिए आए हैं? ये 2 मुद्दे, देखो मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ बात। 2 विषय हैं मेरे जिन विषयों पे मैं यहाँ पे आज इस मूवमेंट को चला रहा हूँ। एक उस मेरी बहन पे इज्जत पे हाथ डालना, दूसरा है जो अमानवीय बर्ताव वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ किया गया संविधान के दायरे से बाहर जाके। एक्चुअल मैं बताता हूँ आपको, एक इंटरवेंशन है। वो जो आप अमानवीय बर्ताव का बात कह रहे हैं, दरअसल ये तो कानून में भी है, आप जानते हैं कि कानून में ये चीजें नहीं जुलूस नहीं, मैं बता रहा हूँ, फिर आप बताइएगा, अपना जवाब दीजिएगा कि जब तक अब बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं दिया जा सकता ना। अगर 28 लोग हैं लिस्ट में और 28 लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे से जो है 2 लाख की जगह 25 लाख लिया गया, 10 लाख की जगह 35 लाख लिया गया, वो आरोप हैं। और भी ऐसे बहुत सारे आरोप हैं। तो उन आरोपों के बुनियाद पर जांच हुई है और जांच के बाद ही वीरेंद्र सिंह तोमर को आदतन बता करके उनका जुलूस निकाला गया पुलिस के द्वारा। मैं आपको फिर पूछना चाहता हूं साहब, जांच हुई, जांच किसने की? पुलिस प्रशासन ने की। तो इनका जांच के बाद इनका फर्ज बनता है उस जांच को और जो जिस पे फरियाद हुई उसे कोर्ट में हाजिर किया जाए। संविधान में कहीं नहीं लिखा साहब ये। यदि संविधान में लिखा है साहब तो 7 तारीख का कार्यक्रम मैं नहीं करूंगा, जाओ। संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति को जिसको इन्होंने गिरफ्तार में किया हुआ, जिसको इन्होंने अपनी गिरफ्त में अपनी कस्टडी में रखा है, उसके साथ 3rd डिग्री यदि लिखा हो तो साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं 7 तारीख का कार्यक्रम नहीं करूंगा। सब छोड़ो सारी बातें, सच्चाई आपको भी जाननी पड़ेगी, मुझे भी जाननी पड़ेगी। आज तोमर बंधुओं के और उसके परिवार के साथ हो रहा है, हो सकता है कल आपके साथ भी होगा, क्योंकि आप मीडिया के हो ना साहब। हमारे गुजरात में एक मीडिया के व्यक्ति पर सरकार ने जो दबिश डाली थी ना, आप सोच नहीं सकते। और वही मीडिया वाला कई बार मेरे सुनो आपको बता दूं, पाक साफ रहता मेरे आप कहीं भी रहो, आप समझे नहीं। नहीं तो वही बेचारा यंग लड़का साहब पॉडकास्ट करता था, यूट्यूब चैनल चलाता था। उसने क्या किया, सिर्फ एक भांडा फोड़ दिया कि भाई गुजरात के इस एरिया में दारू का व्यापार चलता है, और उसने ड्रोन उड़ा के और पूरा उसको ओपन करके, मैं मान रहा हूं ऐसा होता है, ओपन करके और सरकार पे दे दिया कि साहब ये देखो क्या चल रहा है आपके राज्य में। सरकार ने उस पे 10 केस किए। कितने किए? 10 केस किए। फिर मैं उसके पास गया, बोला अभी हुकुम क्या हालचाल है? और दादा ये देखो, मैं बोला मैंने कहा था आपसे कि जब कई सारी घटनाओं में मैंने आपको कहा था कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी आप पे होगी। दादा आपकी बात सही है। आपकी क्षत्रिय महिलाओं का दामन दामन है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं का दामन का क्या? तो मैं ये कर रहा हूं कि इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ भविष्य में इस तरह की ना हो, वो सुनिश्चित करना। किसी माँ बहन बेटी के साथ पुलिस अधिकारी के द्वारा कस्टडी में हाथ न डाला जाए, वो सुनिश्चित करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ सब। और मैं नहीं, पूरे भारत देश में यह आक्रोश का विषय है। एक सवाल पूछूं? आपके लिए भी अच्छा है। राज सिंह शेखावत पर अब तक कोई ऐसा गंभीर आरोप किसी ने लगाया? राज सिंह शेखावत पे कई सारे आरोप है, नहीं, लेकिन मेरा जो दामन है वो पहले भी साफ था। बस मेरा भी वही है, आज भी साफ है। मैं मेरे ही प्रश्न का उत्तर आपसे सुनना चाह रहा था। आगे भी साफ रहेगा, बताया आगे भी साफ रहेगा। हाँ। लेकिन मुझे इतना पता है तो ठीक है, मेरे पास पूरे भारतवर्ष में संगठन है, और पुरुषोत्तम रूपाला के वक्त हमने इन पार्टियों को हमारी ताकत दिखा दी थी कि हम सत्ता में ला सकते हैं, तो सत्ता से दूर करने के करीब भी ले जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो आज 22 राज्यों में वोट की ताकत मेरे पास है, और मेरे पास मात्र सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय नहीं है। मेरे पास वो सारे क्षत्रिय हैं जो क्षत्रिय की परिभाषा में दे, भले वो फिर ओबीसी में क्यों ना हो। आपके छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जितने भी हमारे कुर्मी क्षत्रिय यहाँ के सब ले लूंगा मैं, क्योंकि वो क्षत्रिय मेरा भाई है, वो मेरा परिवार है। क्रांति सेना की बात कर रहे हैं? क्रांति सेना भी हमारा ही है, किसका कोई पराया थोड़ी है। छत्तीसगढ़िया जो क्रांति सेना है उसके जो लोग है वो भी तो कुर्मी क्षत्रिय है, और कुर्मी क्षत्रिय नहीं हमारा ही परिवार है। वो आने वाले समय में वो 26% है इस प्रदेश के, और करीबन 8% के आसपास हम लोग हैं जो सामान्य श्रेणी से हैं, जो परप्रांतीय और यहाँ के लोकल भी हैं।
तो ये सब एक साथ लाने का पूरा का पूरा एक रणनीति चल रहा है। सत्ता में यदि आना है तो साहब मतदान तो चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। माननीय काशीराम जी के शब्द है और ये आज भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फिक्स है। देखो, क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है कि इस भारत वर्ष में क्षत्रिय समाज को छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए सत्ता में स्थापित करना। जहां उनकी भरपूर संख्या है वहां उनकी उपेक्षा हम नहीं होने देंगे। तो ये जो है एक हमारा लक्ष्य है, उसको लेके हम चल रहे हैं। और हमारा इतना ही हमारा एक सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि जिस तरह से माननीय हमारे गृह मंत्री साहब जो हैं, जिन्होंने गिरोह शब्द का उपयोग किया था, और फिर जब दूसरे दिन जब हमारे करणी सैनिकों ने उनसे फ़ोन पे वार्तालाप किया और उन्होंने उस बात को समझा और उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट उन्होंने बदला, हमें अच्छा लगा कि भाई करणी सेना गिरोह तो नहीं, करणी सेना सनातन धर्म के मापदंडों पे सबसे प्रमुख स्थान पे बैठी हुई है। तो ये अच्छा लगा। उसी तर्ज पे मैं ये चाहता हूं कि वो इन पुलिस कर्मियों को बचाव ना करें। इनको यदि बचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक का जो है ना, शक का जो दायरा है वो गृह मंत्री साहब पे भी जाएगा। गृह मंत्री साहब भी इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं हमें तो ये जितने भी पुलिसकर्मी इस पूरे मूवमेंट में इन्वॉल्व है, हम ये देश देखें में कि कार्रवाई होना अति आवश्यक है। जिस तरह से वहां आपने स्टेटमेंट बदला है, वहां यहां भी आप आओ और इस परिवार को न्याय दो, ऐसे हमारी आपके माध्यम से मांगे। हम एक ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर राज सिंह शेखावत अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना के उनका बचाव कर रहे हैं। फिर आप पूरा का पूरा टॉपिक चेंज करते हो साहब। नहीं, मैंने क्या कहा, तोमर बंधुओं पे जो फरियादें दर्ज हुई है, हाँ, ठीक है, वो फरियादें न्यायपालिका में विचाराधीन है। और मैं ये भी कहता हूं कि वो फरियादों से मुझे कोई लेना नहीं है। न्यायपालिका उन फरियादों में यदि वो दर्ज की है फरियादों में यदि वो सिद्ध हो जाता है, न्यायपालिका उन पर जो भी करना है कानूनी कार्रवाई कर दे, मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। मैंने क्या कहा, मेरा जो प्रश्न है कि सत्ता का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। दुरुपयोग कैसे हुआ? जुलूस निकाला, वो दुरुपयोग है। संविधान में कहें तुम जुलूस निकालो और ये बुलवाओ, पुलिस मेरी बाप है, अपराध करना पाप है, मैंने वो भी सुना। सुनिए, मैं बोलो साहब, मुझे जुलूस का विरोध नहीं, विरोध क्यों नहीं करूंगा साहब, कैसे नहीं करूंगा विरोध? थोड़े देर के लिए आप सोचिए कि अगर वो सच निकल जाता है, आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो आरोप सिद्ध हो नहीं, सब आरोप सिद्ध होगा तो कानून के दायरे में सजा होगी। हाँ। ऐसे थोड़ी उसको मारेंगे, कूटेंगे, टॉर्चर करेंगे, थर्ड डिग्री देंगे। कहां का कानून है बताओ ना साहब। जिस दिन आप फंसोगे ना, जब आपको ये पुलिस वाले कस्टडी में कूटेंगे ना, तब आप मेरे को प्रश्न याद रखना कि इसका विरोध जायज है। मेरा छवि साहब, अरे छवि तो साहब, छवि तो खराब करना इनके लिए 2 मिनट का काम है। मेरे पास कई सारे केस है, मेरे पे कई सारे केस लगे हुए हैं, समाज हित के केस हैं, और मैं परवाह नहीं करता। मैं आया ना एफआईआर दर्ज में आया ना, मैंने गिरफ्तारी दी। भाजपा सरकार के भी विरोध में सवाल करता हूँ, आप वीडियोस में अरे मैं तभी तो कहता हूँ किसी दिन सोनी साहब, अरे पर मैं वही तो समझ रहा हूँ सोनी साहब, किसी दिन ये जब आपको टारगेट में लेंगे ना, तब मैं आपसे मिलने आऊंगा कि सोनी साहब आप बताओ, आप है ना मेरे को देखने के लिए परमानेंट मैं आऊंगा, मैं लड़ने आऊंगा, लड़ने करके देखे, कोई दिक्कत हिला दूंगा सारा, हिला दूंगा। क्या बात करते हो यार, आपसे युवा धनो इस देश का, तुम कैसे आपको युवा धन खराब कर देंगे? आप समझ नहीं बात, आप मेरे को नहीं समझ पा रहा है कोई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहब ये जो सत्ता का दुरुपयोग है रोको। आज ये परिवार है, कल आपका परिवार है, परसों इसका परिवार होगा, मैं वो रोकना चाहता हूं। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो मीडिया वाले? आप इस चीज को समझो कि ये जो तरीका है ये गलत है साहब। आतंकवादी मैंने कश्मीर में, मैंने आप आर्मी में रहे, ढेर सारे आतंकवादी थे जो मार दिया सालों को, आतंकवादी थे। ये तो देश के युवा है यार। छोटी मोटी गलतियां हो गई और हो भी गई है तो न्यायालय उसको सजा देगा। अरे आप तो पूरे परिवार पे प्रहार मत करो यार, है आप रक्षक हो यार, आप कानून के रक्षक हो। कानून आप है ना, कानून का आप उपयोग करके और इस पूरे भारत देश में न्याय व्यवस्था संभाल रहे हो, और आप यदि उसी कानून का दुरुपयोग करते हैं तो सब ये लोग कहां जाएंगे? एक तरफ तो आप नक्सलियों को 15 लाख रुपया दे के, ठीक है, 15 लाख आप नगद राशि दे रहे हैं उनको, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उसको आप, ठीक है, ताकि नक्सलात खत्म हो, और एक तरफ आप इस तरह से युवाओं को है ना टॉर्चर कर रहे हो, मानसिक टॉर्चर कर रहे हो। वो क्या करेगा साहब, क्या करेगा? अच्छा, ये छोटी मोटी गलतियां हैं, कार या ब्लैक की छोटी मोटी गलतियां हैं,
और यदि उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो सर न्यायपालिका बैठी, मैं आपको समझा रहा हूं। आप वहीं पे आप रहिए ना सर, आप प्रेशर न्यायपालिका है तो वो करेगी, आप उनको डिफेंड करते हैं जी, आप उनको अभी से डिफेंड कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डिफेंड किसने न्यायपालिका, कहा? हाँ। मैं डिफेंड कहां किया साहब? मैं तो आपको कहता हूं न्यायपालिका उनके आरोप सिद्ध कर दे और डाल दे जेल में, टांग दे पे, राज शेखावत नहीं आएगा स्टिल लेने के लिए। लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तो उनकी जो छवि है उनको ना बिगाड़ा जाए। सब क्या करें, एक युवा क्रांति लाता है साहब, पता है ना, कई सारे देश देख लो, अभी कई सारे देश है ये युवा क्रांति लाया है। और जेन जेड वाला देखना क्या कैसा क्रांति लाता है। युवा है सब, युवा के अंदर क्रांति है, आग है उसके अंदर, आप मत भड़काओ उसको। यदि वो नक्सलाइट की तरफ मुड़ता है तो जवाबदारी कौन लेगा साहब? एक तो हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर रहे हैं, लगे, अच्छी बात है ना। दूसरी तरफ आप युवाओं पे इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा गुनहगार। अरे साहब, गुनाह तो आपके यहां बहुत होते हैं। अभी मेरे को एक जानकारी मिली है कि क्राइम के किसी व्यक्ति ने अभी कुछ महीने पहले कुछ 2.5 लाख रुपया किसी व्यापारी से ले लिया, छीन लिया। और उसके बाद जब मीडिया ट्रायल हुआ तो देके भी चला गया, उसका जुलूस निकाला इन्होंने। साहब आप समझो, नहीं ऐसे तो पुलिस के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं, हाँ हर दिन उठते हैं, रोजाना अरे उठते साहब हैं। उठने नहीं, लेकिन ये सवाल उठते हैं, इसे रोकना होगा। ये अलग विषय है। नहीं, विषय अलग विषय है नहीं अलग साहब है। विषय अलग कैसे है मुझे बताओ। एक व्यक्ति इस प्रदेश का ढेर सारे घोटाले करता है, कई व्यक्ति घोटाले करते हैं, आपने तो उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया। दूसरी बात, क्या फाइनेंस का व्यापार करने वाला एक यही व्यक्ति है इस देश में, इस प्रदेश में? बहुत सारे हैं। तीसरी बात, एक फाइनेंस का जो व्यापारी होता है उसके भी अपने नीति नियम होते हैं। ये बैंक का पावर है, बैंक का पावर इनको किसने दिया? अवैध वसूली करना ना, ये पावर किसने दिया इनको? ठीक है, बैंक के नीति नियम होते हैं। बैंक जिस तरह से ब्याज पे लोन देती है आपको, जब आप ईएमआई नहीं भरते हो तो बैंक जो भी उनकी गतिविधि उसके अकॉर्डिंग वो आपकी संपत्ति सीज कर लेती है। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में उनकी भी एक टीम होती है, वो भी उस तरह से काम करती है। आपका एक डेलीगेशन पीड़ितों के यहाँ भी जाएगा ऐसा सुना है हमने, सर, जो बाकी जो सर, माताएं बहनें हाँ हैं, बिल्कुल सर, देखो जो प्रभावित हुई है, इसके 28 केस अभी भी पेंडिंग है। देखो डेलीगेशन पीड़ितों के वहां भी जाएगा और अवश्य भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी ये फरियादें दर्ज हुई है, उनमें से जिन फरियादों पे भी विचाराधीन है, उन सभी फरियादों पे जो भी न्यायपालिका निर्णय लेती है वो हमें स्वीकार करना होगा। चाहे वो हमारे पीड़ित जो भी परिवार है वो हो, चाहे ये परिवार है, जो न्यायपालिका निर्णय ले उसे स्वीकारना ये हम सबका दायित्व बनता है। और जहां हमारी बात है, जिस विषय पे हम लोग इस मैदान में उतरे हैं, 7 तारीख का जो हमने आयोजन किया है, वो जो विषय है वो हमारा विषय है, वो आपको मैंने बता दिया कि भाई नहीं बताया आपने बखूबी, आपने पॉडकास्ट में एकदम क्लियर विजन रखा जो हम नहीं सुने थे आपके मुंह से, कि मुझे कोई आपत्ति, आपने बोला होगा कहीं भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में आने के बाद ऐसा आपने नहीं कहा था जो आपने कहा है अभी। लेकिन आपसे एक क्लैरिटी चाहिए कि आप जैसे मान के चलिए, जो लास्ट सवाल है, आपने जो कहा कि जो अमानवीयता हुई है, तो अमानवीयता के लिए आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अमानवीयता की उसमें आप जब बयान देते हैं तो आप फिर से उसमें पूरी पिछली कहानी में चले जाते हैं। तो अमानवीयता पे आप अपना क्लियर स्टेट रखिए। पिछली कहानी में नहीं जा रहा साहब, आपको मुझे जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि आप लोग जिस तरह से इसको चला रहे हो कि तोमर बंधुओं के स्टैंड में राज शेखावत खड़े। अरे तोमर बंधुओं ने यदि कुछ जुर्म किया है तो न्यायपालिका पे छोड़ दो ना यार, आपका मेरा काम थोड़ी है, न्यायपालिका काम करेगी। आपका और मेरा ये काम है कि उसके बाद जो उनके परिवार के साथ गलत हुआ उसका स्टैंड कौन लेगा यार? गलती इन दोनों भाइयों ने की और सजा बहन बेटियां भुगतेगी। वो बच्चे आज भी रात को नींद से उठकर चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। ये भारत है हमारा, है भयभीत भारत है। बाहर साले और गैंग वाले परेशान करते हैं लोगों को, व्यापारियों को, जो गैंगे बना के घूम रहे हैं मार्केट में, और यहां घर के अंदर ये व्हाइट कॉलर में जो पुलिस वाले हैं, व्हाइट कॉलर जिसको बोल सकते हैं हम, व्हाइट कॉलर में ये पुलिस वाले जो है वो तंग करता है, कानून की धमकियां देते हैं। यार ये कहां का कानून है, कहां का न्याय? लोकतंत्र में थोड़ी बर्दाश्त होगा। लोकतंत्र फिर किस लिए? लोकतंत्र किस लिए? इसलिए है कि आपको न्याय अधिकार मिले, और न्याय पालिकाएं बनी हुई, न्यायाधीश बैठे हैं, तो आप निर्णय कैसे ले सकते हैं? आप मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा जो जंग है, मेरी जो लड़ाई है, या मेरा जो संघर्ष है, वो संघर्ष इसलिए है कि जो ये घटनाएं हो रही है,
इन घटनाओं पे पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा साहब, क्योंकि जब एक संगठन के मुखिया के साथ इतना भयंकर बर्ताव हो सकता है, जब उसकी बहू के साथ, वो संगठन का मुखिया है साहब, उसकी बहू की हाथ डाल के फिर यह बोल कि तेरे से वो कल ना जा, ऐसी तो कई और आई गई, ये शब्द है उस व्यक्ति के। तो साहब मैं आपको फिर कहता हूं, हर मोर्चे पे हमारा काम चल रहा है, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। मैं फिर कहता हूं, सबकी नौकरियां जाएगी, सबकी वर्दियां उतरेगी। सब चैलेंज करता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट तक जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, और मैं पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिल जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाए तो वहां तक जाएंगे, लेकिन एक भी जितने भी इस घटनाक्रम में जो ये पे हाथ डालने की बात है और जो ये जितने भी इस अमानवीय कृत्य जो हमारे वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ है उसमें इन्वॉल्व है, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। बाकी जो भी न्यायपालिका का निर्णय होगा सर आंखों पे है। हमारा जो विरोध है, फिर मैं अभी आप डटे हुए हैं छत्तीसगढ़ में कि क्या है वापस साहब, मैं जाने का तो गुजरात? कल से यही हूं, मैंने तो आमंत्रण यात्रा का शुभारंभ कल कर दिया और मैं तो यहाँ के जितने भी समाज के क्षत्रियों के संगठन हैं उनके प्रमुख हैं, जितने भी सनातन धर्म के संगठन उनके प्रमुख हैं, जितने भी संगठन के 7 प्रमुख हैं, दिसंबर तक आप यहीं रहने वाले और हैं? यही हूं। हुकुम कहां जाऊंगा, मेरी यात्राएं चल रही है, मैं तो हर जिले में भी यात्रा करूंगा, गांव गांव जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, लोगों को जागृत करूंगा कि यार हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई और है कुछ जो शायद कहीं ना कहीं उन्हें समझ में नहीं आ रही है। हम उनको समझाएंगे कि यार लड़ाई जो है वो हमारी छतरानी की जो हाथ डाला है उसको लेके है, हमारे एक भाई के साथ अन्याय हुआ है, उसको जुलूस के माध्यम से प्रताड़ित किया गया, उस पर बाकी न्याय के दायरे में रह के पुलिस प्रशासन कार्य करे, हम कभी नहीं आएंगे बीच में। मैं आया ना कल पुलिस स्टेशन में, मेरे पे एफआईआर दर्ज हुई साहब, मैंने किसको मारने की धमकी दी बताओ मेरे को आप? मैंने ये कहा घर में घुस के जवाब देंगे। भाई घर में घुस के जवाब तो हम पेपर लेके भी आते देते आपको, आप डर क्यों गए? आपका डर क्यों? घर में घुस के क्या जवाब देने वाले? अरे साहब उसको बता दीजिए बस। अब घर में घुस के जवाब करनी सेना कैसे देती है वो 7 तारीख को आपको बता देंगे और खुल के बताएंगे। और घर में घुस के जवाब देना का क्या मतलब होता है ना, वो उस दिन आप देख लेना। हम बात किसको देंगे, हम किसके सामने बात रखेंगे? भाई हम ऑफिस नहीं आएंगे कार्यालय, भाई जिन जिन लोगों ने प्रताड़ना की है उन लोगों के घर जाएंगे। 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख लोग जाएंगे, उनको भी पता चले कि जब घर पे कोई मूवमेंट होता है तो परिवार की क्या दशा होती है, उनको पता चलना चाहिए ताकि भविष्य में वो घर परिवार को तंग ना करे। साहब समझो मेरी बात। एक मुलजिम है या जिस पे फरियाद दर्ज हुई है उसको तुम यार, आपके इतनी बड़ी सेना है, फौज है, इतनी बड़ा पुलिस प्रशासन है, ढूंढ के ले आओ, तुमको जहां से लाना हो तुम उठा के ले जाते हो, कभी बीवी को कभी बच्चों को। और सब बच्चों का भी पीछे पड़े, साल बच्चों के पीछे भी पड़े ये लोग, क्योंकि स्कूलों में नोटिस दे रहे हैं, फीस कितनी जमा हुई, कब हुई, इनका डॉक्यूमेंट क्या क्या है। अरे ये क्या तरीका, इतना बिल्कुल मतलब इतनी हद तक गिरना, इतनी हद तक गिरना। यार जागो, छत्तीसगढ़ के नागरिकों से मैं कहता जागो, और ये जो बिल्कुल तानाशाही चल रही है उससे रोको। नहीं तो आज एक आम नागरिक कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहा होगा। मैं तो बड़ा अचंभित हूं, क्योंकि जब इतने बड़े मुखिया को इन्होंने दबोच लिया, उसके घर को ऐसे की तैसे कर डाली, उनके परिवार को हिला के रख दिया, बच्चे सहम गए, बच्चे डरे हुए हैं साहब, भयभीत है बच्चे, तो साहब ये कैसे चलेगा ये देश का लोकतंत्र? ऐसा तो साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो साहब एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूं, 8 साल कश्मीर में रहा, एक हजारों आतंकवादी दिए, मेरी मौत लिखी नहीं थी, मैं जिंदा हूं, ठीक है। पहली बात, ये सृष्टि का नियम है, परमात्मा लाता है वो ले जाता है, ठीक है, अमर तो कोई का बाप हुआ नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, यदि क्षत्रिय समाज की उज्जवल भविष्य की रक्षा के लिए राज शेखावत की जान भी चली गई ना साहब, तो उससे बड़ा गर्व मेरे लिए नहीं होगा। और मौत से मैं नहीं डरता साहब, यदि डरता ना मैं मौत से, तो साहब मैं मेरे मुखिया की हत्या करने वाले को लेकर खुले आम ऐलान नहीं करता, उनके नकद पुरस्कार की घोषणा नहीं करता, और आतंकवादियों को इतने ठोकेंगे उनका भी खतरा लगा है, बना रहता है सर पे ना, आतंकवादी खतरा बना रहता है। मैं मेरी तैयारी के साथ चलता हूं, पूरी व्यवस्था के साथ चलता हूं, और मुझे पता है जब जरूरत पड़ेगी तो खुद का हथियार और खुद की ताकत ही काम आएगी। तो मैं, आप समझिए, मैं वो व्यक्ति हूं साहब, देश के लिए मैं 8-8 साल कश्मीर में काम करके आया हूं। अब मैं कोई आम व्यक्ति थोड़ी हूं। 8 साल लगातार कश्मीर में पोस्टिंग देते किसको है? 2 साल पोस्टिंग होती है, हार्ड पोस्टिंग पकड़ लेना आप, 2 साल पोस्टिंग होती है। मैं 8 साल तक लगातार कश्मीर में इस देश को सुरक्षित करता आया हूं, कश्मीर बचाया है हमने, आतंकवादी का खात्मा किया है। और आज ये पुलिस प्रशासन है मेरे पे एफआईआर करता है, क्यों? क्योंकि राज शेखावत ने इनका विरोध किया, इनकी तानाशाही का विरोध किया। और तो छोड़ो, इन लोगों ने दबाने के लिए और एफआईआर भी कर दी, और दबाने के लिए मेरे को प्रेशर करना शुरू कर दिया।
ये करेंगे, अरे कर लो ना यार, किसने रोका, कर लो ना, करके तो देखो, ये पूरा भारतवर्ष का क्षत्रिय टूट पड़ेगा। यहां पे कमजोर नहीं है राज शेखावत, ठीक है, क्योंकि सच्चा है, ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है। तो मेरा आग्रह इतना ही है कि हम फौजी हैं साहब, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अन्याय का विरोध कर रहे हैं, बाकी विरोध नहीं है। लेकिन यदि न्याय नहीं मिला तो साहब ये भी मैं कह दूं आपको, न्याय नहीं मिला तो आने वाले चुनावों में ये सरकार में जो बैठी पार्टी है ना साहब, उसकी वोट की चोट ऐसी देंगे ना साहब, ऐसी चोट जिंदगी भर याद रखेंगे। वोट की चोट समझ रहे हो आप, यानी हम घर घर जाके जितने भी क्षत्रिय हैं, फिर वो सामान्य श्रेणी में हो चाहे ओबीसी का लाभ मिला मेरा क्षत्रिय कुर्मी समाज हो, सबको घर घर जाके मैं उनकी कुलदेव की कसमें खिलाऊंगा। और साहब इसका बहिष्कार नहीं करवाया, मेरा नाम राज शेखावत नहीं। न्याय चाहिए साहब। और ये पार्टियां सिर्फ तभी दबती है, तभी समझती है जब इनको वोट की भाषा में जवाब दो। बाकी ये गांठती किसको है? लोकसभा के वक्त इन लोगों ने हमारे छतरानियों का अपमान किया, इस पगड़ी का अपमान किया, आगे ठिकाने पे, ठीक है साहब। हमारी लड़ाई यही थी कि स्वाभिमान की बात है, टिकट रद्द कर दो, नहीं किया। और यदि यहां भी किया तो सब मात्र इधर नहीं, मैं तो पूरे भारत देश में हूं, एक भी जगह क्षत्रिय वोट नहीं गिरने दूंगा, भले आरएसएस जी जान के ताकत लगा ले, नहीं गिरने दूंगा साहब, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, क्षत्रिय समाज मेरे साथ खड़ा है। मैं इसलिए लड़ता हूं, मेरा समाज है इसलिए मैं लड़ता हूं, और आज इसलिए मैं सुरक्षित भी और सफल भी हूं, क्योंकि मैंने कभी गलत नहीं किया, आज भी दाग नहीं है, तभी मैं बागी हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, न्याय की बात करता हूं। और मैं इतना ही चाहता हूं कि ये देश जो है, ये देश इस देश के युवाओं का है, और इस देश का युवा जो है वो यदि भटक भी जाता है तो उसे ये सरकार और प्रशासन रास्ता दिखाए, ना कि उसको प्रताड़ित करे और ना ही उसको इस तरह से प्रेशर में डाले ताकि वो कल जाके और इस देश का दुश्मन बने या देश के लिए गलत गतिविधियों में लिप्त हो जाए। तो ये थे डॉक्टर राज सिंह शेखावत, जिन्होंने बेबाकी से पूरे पॉडकास्ट में सिलसिलेवार हर चीज को बताया है। और उनका जो प्रमुख जो बातें थी उन्होंने कह दिया कि किस चीज का वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अपराध सिद्ध होता है तो वो वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।